हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज की सभा में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। इनफैक्ट हमने लास्ट लेक्चर तो पूरा ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डेडिकेट करके पढ़ा था, राइट। बेटा एज पर जैसे हमारा अभी तक से चलता आया है पैटर्न, हम जब भी कोई चैप्टर खत्म करते हैं उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो बेटा वही काम हमें आज करना है। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे अच्छे, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम बट या फ्यू गुड क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर्स, जेई मेंस एडवांस में जो आए हुए हैं वो सारे सवाल हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। पैटर्न वही रहेगा जो पहले फॉलो हम करते थे, जो हमने पी ब्लॉक के टाइम फॉलो किया था। क्या करना है, मैं यहाँ पे सवाल डिस्प्ले करूंगा, आप लोग तुरंत वीडियो को पॉज करेंगे मेरे कहे बिना ही, मेरे कहने से पहले इनफैक्ट फटाफट उस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। हो गया तो फिर जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा आप आंसर मैच करिएगा, एक्सप्लेनेशन मैच करिएगा, और अगर अपने से नहीं बन पाता है सवाल किसी रीजन से तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बात हमसे ऐसी फंस रही है कि हमसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाया, राइट। आई होप आप सब लोग अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे तभी ये सेशन देख रहे हो, अदरवाइज बेटा फिर क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं रहेगा। अगर आपने सारी डीपीपीज प्रैक्टिस करी है, आप लोग पूरे लेक्चर नोट्स अच्छे से देख चुके हो, अगर आपने एनसीईआरटी रिवाइज कर ली है तो फिर ये वाला सेशन आपके लिए है, ठीक है। बिकॉज इस सेशन का सिग्निफिकेंस ही क्या है, इस सेशन का सिग्निफिकेंस ही ये है कि जो भी अभी तक सीखा है उसको क्या करके देखना है, अप्लाई करके देखना है। सही बात है। चलो तो क्या हम साथ साथ हैं, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। और ये हमारी स्क्रीन पे आ गया है। आज का गोल क्या है भैया, आज का गोल तो बहुत साफ साफ क्लियर है। क्या करने वाले हैं हम, अरे 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 ये क्या हुआ, इतनी आंधी कैसे आ गई भैया। ओके 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 ओके, आज का गोल क्या है भाई साहब, आज का गोल तो बहुत क्लियर है। आज का गोल सिर्फ एक चीज पे आधारित है, PYQs, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। ये है आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। Amongst the following, identify the species with an atom in +6 oxidation state. जेई एडवांस के पेपर में आया था 2000 में। उस टाइम पे हम जेई एडवांस नहीं बोला करते थे, हम लोग इसको बोलते थे IIT जेई का पेपर, राइट। जेई एडवांस नहीं बोलते थे, IIT जेई बोल देते थे। वी हैव 4 ऑप्शंस ओवर हियर, MnO4-, CrCN6-3-, NiF6-2-, CrO2Cl2। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से अटेम्प्ट कर दो, लेट्स सी कितने बच्चे इसको सही बताते हैं, जल्दी जल्दी। हाँ जी, आई होप आप सब ने इस क्वेश्चन को ट्राई करा होगा वीडियो पॉज करके। चेक करते हैं इसका आंसर। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसको आप डी एंड एफ ब्लॉक का सवाल कह ही कैसे सकते हो, इसको आप डी एंड एफ ब्लॉक का सवाल कह ही कैसे सकते हो। ये वाला सवाल तो रिडॉक्स की नॉलेज से भी हो जाता। द ओनली थिंग इज क्योंकि एलिमेंट्स डी ब्लॉक वाले यूज हो रहे हैं तो इसको हम डी एंड एफ ब्लॉक कह देते हैं। सिर्फ ये कारण है और कुछ कारण नहीं है, राइट। करना ही क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है, चलो निकालते हैं। बेटा अगर हम MnO4- की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को ये क्लियर है क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट आखिर निकालनी किसकी है। पता चला बच्चे ये बैठे हैं, हाँ सर निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी निकालनी है। तो बेटा सेंट्रल एटम की। जब भी कुछ नहीं मेंशन होता हम मान के चलते हैं हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है भाई, सेंट्रल एटम की। अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालना चाह रहे हैं तो आइए कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से। हाँ जी, Mn जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको मैं क्या मान लेता हूं, X मान लेता हूं। अगर उसको मैं X मान लेता हूं तो X मान लिया मैंने मैंगनीज पे। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। हर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। ऑक्साइड आयन वाला चार्ज मानते हो। और ओवरऑल इस पे आयन पे कैसा चार्ज है, -1। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या। मैंगनीज पे मैंने माना X, ऑक्सीजन है 4, हर ऑक्सीजन पे है -2 और ओवरऑल पे कैसा चार्ज है, -1। तो बेटा जी X की वैल्यू कितनी आ गई, +7। तो क्या यहाँ Mn पे चार्ज कितना आ गया, +7, राइट। ठीक है साहब। अच्छा निकल की बात कर लो। निकल की अगर बात करते हैं तो निकल पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लोगे, X मान लोगे। प्लस फ्लोरीन कितने हैं, 6, और हर फ्लोरीन पे आप बिना बताए कितना मान लेते हो चार्ज, -1 मान लेते हो। और ओवरऑल कंपाउंड पे कितना चार्ज होता है, -2। ओवरऑल आयन पे कितना चार्ज है आपका यहाँ पे, -2। तो X -6 इक्वल टू -2। क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं, X इज इक्वल टू -2 + 6। आंसर कितना आ गया, 4। आंसर कितना आ गया, 4। तो यहां निकल पे कैसा चार्ज आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी आ गई, +4, जबकि यहां कैसी थी, +7। अच्छा जी, ये हमने ए और सी ऑप्शन सॉल्व कर दिया, बी और डी भी सॉल्व करने हैं। बी ऑप्शन है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, तो क्रोमियम पे क्या मान ले, X मान ले।
6 साइनाइड आयन है और हर साइनाइड पे चार्ज आप कैसा मानते हो, -1 मानते हो, और बेटा ओवरऑल चार्ज कितना है, -3। बोलो हाँ या ना। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं, और अगर मैं ये लिख सकता हूं तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं, और अगर मैं ये लिख सकता हूं तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं। आंसर आ गया दोस्त। यहां पे देखो क्रोमियम पे कैसा चार्ज आया, +3। ठीक है साहब, यहां कैसा आ गया, +3। बेटा यहां देखना जरा, अगर यहां भी देखते हो CrO2Cl2, तो क्रोमियम है आपके पास में। क्रोमियम पे आप क्या मान लोगे, X मान लोगे। अच्छा साहब, ऑक्सीजन पे -2 मानते हैं और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू -2 हो गया। क्लोरीन पे -1 मानते हैं और 2 क्लोरीन है, तो 2 इंटू -1 हो गया। सही बात है। अच्छा, ये 2 इंटू -2, ये 2 इंटू -1, क्या बन गया, x -4 -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6। आया ना, क्रोमियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6। अब भाई ये तो बहुत ही इजी सवाल बन गया दोस्त। मुश्किल तो मैं इसको जब कहता जब ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा हमारे पास में कंपाउंड दे देता जिसका फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आता है और आपके स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आता है। फॉर एग्जांपल CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, तब तो बात समझ भी आती। यहां तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना था और काम बन गया हमारा। अगर हमारा काम बन गया तो हमारा आंसर देख लो, +7, +3, +4, +6। बताना इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, +7। बट सवाल ने हाईएस्ट नहीं पूछा, सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने कहा किस स्पीशी के अंदर एटम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बेटा अगर +6 पूछा है तो आ गया, ये तो क्रोमियम का आ गया आंसर। आंसर क्या हो गया, डी। अब क्या सोच रहे हैं, आपसे आपका नाम ही पूछ लेगा क्या और एग्जाम में। इससे इजी सवाल क्या हो सकता है दोस्त। फ्री के 4 नंबर है तो फ्री के, इजंट इट। चलो साहब ठीक है, कर लिया सर ये सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जल्दी से देखें, जल्दी से। सवाल कह रहा है जब स्टैंडर्डाइजेशन होता है Na2H2O3 का यूजिंग K2Cr2O7 बाय आयोडोमेट्री। बेटा बात को समझना ध्यान से, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है टाइट्रेशन। किस तरीके का टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अच्छा, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इज, तो आपको समझना होगा कि इक्विवेलेंट वेट हम निकालना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर के लिए क्या आपको रिएक्शन पता होनी जरूरी है क्या, एन फैक्टर के लिए क्या हमें रिएक्शन पता होनी जरूरी है क्या। तो फटाफट से आप लोग सोचो यहां पे क्या रिएक्शन होगी। बेटा हम क्या बोलेंगे, अगर हम इसका Na2H2O3 से करवा रहे हैं टाइट्रेशन, वो भी आयोडोमेट्री में करवा रहे हैं Na2H2O3 यूजिंग K2Cr2O7, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, K2Cr2O7 जो है अगर इसको मैं आयोडीमेट्री करवा रहा हूं तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास में, और फिर ये जो आयोडीन आपका बना है इसे आप किससे रिएक्ट करवा दोगे, आपके Na2H2O3 से रिएक्ट करवा दोगे। ये किस में कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, आयोडीन को तो I- में कन्वर्ट कर देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राथाइनेट आयन में। यही रिएक्शन होती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, जो आपके पास में आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री मतलब I- को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो I2 बनेगा वो हाइपो के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, जबकि इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ में आ गई रिएक्शन। ये रिडॉक्स में पढ़ाया जाता है जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस पढ़ाते हैं। दिमाग लगाने वाली बात यह है कि हमसे पूछा है K2Cr2O7 का बेटा इक्विवेलेंट वेट। हमसे क्या पूछा है, K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट। दिमाग लगाइएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब यहां पे मोलर मास का तो आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सवाल ने खुद ही सब जगह मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास लिखा हुआ है। दिमाग तो इस चीज में लगाना है कि एन फैक्टर कैसे निकालें। दिमाग किस में लगाना है, एन फैक्टर कैसे निकालें। तो बेटा थोड़े दिमाग में, अतीत के पन्नों में अगर आप जाओगे तो एन फैक्टर क्या होता था, बेटा किसी भी स्पीशी में पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, किसी भी स्पीशी के पर मोल में एक एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है केमिकल रिएक्शन में, क्या वो उसका एन फैक्टर हो सकता है। यहां पे ध्यान से देखना, अगर आपसे K2Cr2O7 की बात कर रहा है तो बेटा यहां क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगर आप कैलकुलेट करें तो पोटेशियम है एल्कली मेटल, उस पर हमेशा +1 होता है और 2 पोटेशियम है, प्लस क्रोमियम के लिए आपने X मान लिया और 2 क्रोमियम है, ऑक्सीजन के लिए आपने -2 मान लिया और 7 ऑक्सीजन है, और टोटल न्यूट्रल है तो इसको आपने क्या मान लिया, 0। अगर ऐसा कर दिया तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी।
यानी कि क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। बेटा अगर क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है और यहाँ क्रोमियम पे कितनी है, +3 है, तो बेटा जी क्रोमियम के लिए कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आ गया, आपको पॉजिटिव चेंज अगर लिखना है तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया। बताओ 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया क्या? जैसे ही बच्चा 3 इलेक्ट्रॉन देखता है वो पूरी बात नहीं सुनता, वो पूरा दिमाग नहीं लगाता, वो क्या कर देता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 को टिक करके आ जाता है। और बेटा यहां हंसते खेलते सवाल गलत हो जाता है। ध्यान से देखना, मैंने कहा पर मोल पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है। बेटा क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, क्या मैं बोलूं एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, यानी कि एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। हमारे पास K2Cr2O7 में कितने क्रोमियम है भाई साहब, हमारे पास K2Cr2O7 में कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम। यदि मेरे पास 2 क्रोमियम है तो मेरा कुल चेंज कितनी देर का होगा, 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा, 6। यानी कि अगर कोई आपसे K2Cr2O7 में एन फैक्टर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 6। परंतु अगर कोई आपसे यहां एन फैक्टर पूछ दे, अगर कोई आपसे यहां एन फैक्टर पूछ दे Cr3+ का, तो इसका एन फैक्टर आप कितना बताएंगे, 3। क्योंकि बेटा यहां तो एक ही क्रोमियम है ना जो +3 से +6 में जा रहा है, तो यहां तो एक ही क्रोमियम के लिए चेंज आना है और वही हमने लिखा हुआ है। पर यहां तो 2 क्रोमियम की बातें हो रही है, तो यहां नेट चेंज 2 के हिसाब से लिखना है, 6। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 6। ये मैंने आपको टाइम इसलिए नहीं दिया, जिन्होंने टाइम लेके करा है, अगर कोई ड्रॉपर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है या कोई 12th का बच्चा जिसका रिडॉक्स स्ट्रांग था, जिसको आता है करना, कोई दिक्कत नहीं होती, वेल एंड गुड अगर आपने सही कर लिया तो, अदरवाइज हमने तो समझा ही दिया। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगर ये वाला सवाल समझ में आ गया, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन क्यों, क्योंकि बेटा एक तो ये फॉर्मूला चमकना चाहिए था, चलो ये चमक भी गया तो ये रिएक्शन चमकनी चाहिए थी, और अगर ये रिएक्शन चमक भी गई तो ये बात चमकनी चाहिए थी, यहां पे जो सबसे बड़ा खरबूजा जो साबित होता है, जो किसी को नहीं समझ आ पाता, वो भाई साहब ये होता है। क्योंकि जनता समझ ही नहीं पाती कि एन फैक्टर को क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, 6 ले सकते हैं। जनता समझ ही नहीं पाती कि एन फैक्टर को हम कितना ले सकते हैं यहाँ पे, 6, राइट। चलो साहब ठीक है, अगर ये बात समझ में आती है तो हम आगे बात करते हैं, चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ। ध्यान से देखें, आपको लग रहा होगा कि सर ये पता नहीं आप कैसी कैसे रिडॉक्स पे बेस्ड सवाल करवा रहे हो, हमें कुछ तो डी&एफ ब्लॉक का बताओ, ये आपने क्या पागलपन का सेशन रखा है। तो बेटा मैं तो सारे सवाल करवा रहा हूं जो इस चैप्टर से रिलेटेड आए हुए हैं, और ऑब्वियस सी बात है, जेई वाला अपना ताऊया चाचा तो है नहीं कि जो पढ़ के जाएंगे वही पूछ लेगा, वो तो मिक्स ऑफ चैप्टर्स से सवाल पूछेगा ना, मिक्स ऑफ चैप्टर्स, मिक्स ऑफ चैप्टर से पूछेगा तो मिक्स ऑफ चैप्टर्स के सवाल आ गए हैं। देखो ये वाला सवाल फटाफट क्या कह रहा है, सवाल पढ़ लेंगे जरा। When MnO2 is fused with KOH, जब MnO2 को KOH के साथ में मैंने फ्यूज करवाया तो एक कलर्ड कंपाउंड बनता है मेरे पास, क्या बनता है, एक कलर्ड कंपाउंड। प्रोडक्ट एंड इट्स कलर इज, बताओ MnO2 को KOH के साथ में फ्यूज करवाने पे क्या बनता है, उसका कलर क्या होता है, ये सब आपको बातें करनी है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है साहब, फटाफट ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से ट्राई करो, जल्दी 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 पेन चलाएंगे। जब MnO2 को KOH के साथ में मैंने फ्यूज करवाया है तो एक कलर्ड कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट और उसका कलर क्या होगा, सोचिए सोचिए। आई होप आप सबने ट्राई कर लिया होगा अभी तक तो। बेटा अगर कर लिया होगा तो क्या दिमाग की घंटी बजी क्या ये रिएक्शन देखी है क्या KMnO4 के प्रेपरेशन में देखी थी ये रिएक्शन? यदि KMnO4 के प्रेपरेशन में देखी थी ये रिएक्शन तो क्या करते थे हम, बेटा जी हम कहते थे कि जब हम MnO2 को KOH के साथ O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होता है, पोटेशियम मैंगनेट बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम मैंगनेट। और पोटेशियम मैंगनेट का कलर कैसा होता था, ग्रीन। कैसा होता था, ग्रीन। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन तो है, K2MnO4 बनता है जिसका कलर कैसा है, ग्रीन। ये फर्दर जब रिएक्ट होता है एसिड की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करता है तब जाके क्या बनाता है, KMnO4 जिसका कलर कैसा होता है, पर्पल। बट पहले स्टेप में तो क्या बनता है, K2MnO4। और K2MnO4 का नाम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसका नाम होता है पोटेशियम मैंगनेट।
क्या नाम होता है? पोटेशियम मैंगनेट। मतलब आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं MnO4 2 माइनस आयन है, जहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या बोलते हो? पोटेशियम मैंगनेट में Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? +6। डन? इजी था, कर लेंगे। अगर बेटा ये सवाल आपसे बन गया तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं तो ये देखते हैं कितने बच्चों ने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना था उस दिन। कितने बच्चे ये सवाल कर पाते हैं? तुम सवाल पढ़ो, मैं जरा पानी पीता हूं। सवाल आपको कह रहा है कि मैंने MnO4 माइनस का I माइनस के साथ में जब रिएक्शन करवाया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये सवाल आपको खुद बोल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट एल्कलाइन मीडियम में हो रहा है। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा इन चारों में से? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्वेश्चन हिमसेल्फ इज सेइंग एल्कलाइन मीडियम क्वेश्चन ने आपको दिया है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द प्रोडक्ट। फटाफट वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, फिर हम डिस्कस करते हैं। बहुत स्कोरिंग सवाल। हाँ जी, हो गया होगा। बताओ बताओ। बेटा देखो, मैं हमेशा कहता हूं इनऑर्गेनिक की खास बात क्या है? पढ़ने में भले ही आपको हो सकता है एक बार बोरिंग लगे, पर अगर आपको समझ में आ गई ना तो बेटा पेन भी नहीं उठाना पड़ता। अगर चीजें याद होती हैं तो टिक हो जाती हैं। और आप सोचो, इसका सवाल चाहे पेपर में आए, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल पेपर में आए, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल पेपर में आए, बच्चे सेंटी होते हैं, सर हमें तो इनऑर्गेनिक बेकार लगती है, हमें तो फिजिकल ही बढ़िया लगती है, हम तो फिजिकल ही करके आएंगे। अरे लाला एक बात सोच, सवाल इनऑर्गेनिक का हो या फिजिकल का, तुझे नंबर तो कितने ही दिलाएगा? 4 ही तो दिलाएगा। सवाल किसी भी पार्ट का आ जाए केमिस्ट्री के तीनों में से, नंबर तो बेटा तुम्हें +4 ही दिला के जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे +4 आ रहे हैं कि सीधा देखते टिक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए फटाफट निकालो टिक करो, अच्छा क्या पूछा? प्रोडक्ट पूछा है, फटाफट निकालो टिक करो, रिएक्शन तो मुझे याद थी, कलर मुझे पता था, टिक करो। बेटा कितनी जल्दी जल्दी तो फ्रीक्वेंसी से 4 नंबर कैच कर रहा है। और यही, मैं बेकार नहीं कह रहा फिजिकल को या ऑर्गेनिक को, मैं खुद बहुत पसंद करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री को, ठीक है, बट स्टिल फिजिकल केमिस्ट्री में क्या दिक्कत आती है? आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको या तो पढ़ते ही चमक गया तो सॉल्व कर दिया आपने, आंसर आ गया। अब उसमें क्या बात हो सकती है? सिली मिस्टेक, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्लस की जगह माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया, एक पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दिया, फैल गया रायता। या फिर कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो पढ़ के एक बार में लगता है यार ये ऐसे चमका तो नहीं, बट करूंगा तो हो तो जाएगा क्योंकि मुझे फॉर्मूले तो सारे याद हैं। अब लगे पड़े हैं करने में, 6-7 मिनट लगा दिए, और भैया उसके बाद भी आंसर नहीं आया, और या आया तो क्या पता गलत आ गया। तो 6-7 मिनट उस सवाल में इन्वेस्ट करने के बाद में यार एक तो इतनी एनर्जी नहीं बचती कि उसको दोबारा चेक कर ले। फिर लगता है कि ठीक है, मतलब मैं तुम्हें तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, चेक करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, सारी बात हम बहुत समझाते हैं, बट तुम मानते थोड़ी हो। हम तो सवाल करते हैं भैया, किसी सवाल में 5-6 मिनट लगा के आंसर निकाला है तो हमें तो यही लगता है कि हमने सही निकाला है। वो तो आंसर की देख के पता चलता है, अरे यार मैंने ΔH एक्सोथर्मिक था, नेगेटिव तो लिया ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही सॉल्व करके आ गया, उसको पॉजिटिव मान के सॉल्व करके आ गया, मेरा तो आंसर उल्टा आ गया। ये बातें बाद में रियलाइज होती हैं। तो 6 मिनट भी लग गए, जिसके लिए +4 चाहिए था उसमें -1 भी लेके आ गए, और उसकी जगह पे इनऑर्गेनिक को ध्यान ही नहीं दिया। जबकि अगर सोचो वही 6 मिनट इनऑर्गेनिक में लगाए होते, और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम 3 बढ़िया सवाल पकड़ लेते जो तुम्हारी नजरों में तीनों की तीनों आए और तीनों ही तुमसे बन गए, बेटा जी बैठे बैठे 12 नंबर आ गए आपके। सोचो प्लस में, वहां -1 हो गया, यहां +12 आ गए। मैं नहीं कह रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल लव अफेयर हो जाना चाहिए तुम्हारा, इसको अपनी गर्लफ्रेंड ही बना लो, इससे बिल्कुल प्यार मोहब्बत ही कर लो, मैं नहीं कह रहा, पर बेटा इसको इतनी तो इंपॉर्टेंस दो। क्यों? क्योंकि बेटा सिलेक्शन में तो फिजिकल भी उतनी हेल्प करेगा जितनी इनऑर्गेनिक हेल्प करेगा, और जितनी ऑर्गेनिक हेल्प करेगा। और अभी तो अपने को आईआईटी में घुसने का दरवाजा देखना है भाई साहब, इसमें पीएचडी थोड़ी करनी है। पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए, बट पेपर करते हुए थोड़ी बनिया बुद्धि लगानी जरूरी है ना। थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, तुम्हारा टारगेट नंबर कमाना है। सोचो बेटा एक बात, उस वक्त तुम्हारा -1 तो हो गया वहां पे फिजिकल के सवाल की वजह से, पर अगर यहाँ वो 12 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते तो बेटा तुम्हारी रैंक में कितना डिफरेंस आ जाता, तुम सोच भी नहीं सकते हो। इनऑर्गेनिक को हल्के में नहीं लेते सर। अभी आप तो कहोगे ही ना, आप इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो, आपको तो इनऑर्गेनिक के लिए बोलना ही पड़ेगा। अगर आप फिजिकल पढ़ा रहे होते तो आप फिजिकल की बोलते, आप ऑर्गेनिक पढ़ा रहे होते तो आप ऑर्गेनिक की बोलते। बेटा बात यह है कि मेरा इसमें स्वार्थ क्या है, सोच के देखो।
मैं तो आज इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, मैं कहीं और फिजिकल भी पढ़ा रहा हूँ, कहीं और मैं पूरी केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ किसी बैच में। बट थिंग इज कि मेरा टारगेट है तुम्हारा सिलेक्शन। तो मैं तुमसे वो बात कर रहा हूं जो तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगी, राइट? और सिलेक्शन के लिए बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक अगर आती है तो फ्री के नंबर दिला के जाती है। और एक्चुअली तुम पेपर के बाद पता है बोलते हुए बात कि सर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करके तो मजा आ गया हमें, अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्गेनिक में ऑर्डर आ गया, हमें रूल पता था, दिमाग में ही सोचो टिक कर दिया। फिजिकल में पेन बहुत चलाना पड़ता है। तो हमेशा केमिस्ट्री का पेपर जब भी अटेम्प्ट करो, कोई भी टेस्ट पेपर, कोई भी तुम्हारा एग्जामिनेशन, हमेशा पहले इनऑर्गेनिक निपटा दो। एक बार पेपर में फटाफट नजर मारो, तुम देखना, पक्की बात कह रहा हूं, एक एवरेज बच्चा भी अगर पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, एक एवरेज या बिलो एवरेज, तो भी तुम्हें एक या दो सवाल तो ऐसे इनऑर्गेनिक के दिख ही जाएंगे जो तुम्हारी पहली नजरों में ही हो जाएंगे। और सोचो अगर तुम्हें 4-5 दिख गए, अगर तुम ढंग से पढ़ के गए हो, 4-5-7 सवाल अगर तुम्हें दिख जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो तुमने फोड़ दिए वहां पे पेपर में देखते ही, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहां पहुंच जाएगा। आईआईटी जैसे पेपर के दिखते ही 5-6 सवाल तुम्हें आते हैं और तुम श्योर हो उनके लिए। बेटा ये सबके साथ नहीं होता, जो बढ़िया से पढ़ के जाते हैं उन्हीं के साथ होता है। और बढ़िया से पढ़ने के लिए आपको यहाँ पढ़ाया बढ़िया जा रहा है तो उसको अप्लाई आपको करना है, हम तो सिर्फ आपको ज्ञान दे सकते हैं, राइट? है ना? तो फिर देखते हैं, इस सवाल को बहुत सारा ज्ञान दे दिया है मैंने आज के लिए, वैसे इतना कोटा बहुत था, बट हाँ थिंग इज आप खुद देखना आज के सेशन में कैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है? बाकी अपन मेंटी क्विज ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, पी ब्लॉक डीएनएफ ब्लॉक सारा पढ़ लेते हैं, दैट विल हैपन, कोई दिक्कत नहीं है, वहां आपका रियल टाइम एनालिसिस भी हो जाएगा, है ना? अभी देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, एल्कलाइन मीडियम। बेटा याद करो मैंने KMnO4 की तुम्हें रिएक्शन पढ़ाई थी एसिडिक मीडियम में और न्यूट्रल या फेंट एल्कलाइन मीडियम में, और हमने पढ़ा था कि बेटा एसिडिक मीडियम में तो I- जो था वो I2 में जाता था, पर एल्कलाइन मीडियम में या फेंट, मतलब न्यूट्रल मीडियम या फेंट एल्कलाइन मीडियम में आप ये बोल देते थे कि ये जो आपका MnO4- है ये तो चला जाता है +4 में, बट I- जो है वो आपका कहाँ जाता है, IO3-। कहाँ जाता है, IO3- में। इसको आप क्या कहते हैं, आयोडेट आयन। यहाँ आयोडीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आयोडीन पे X मान लो, ऑक्सीजन 3 है, हर किसी पे -2, और ओवरऑल चार्ज कैसा है, -1, तो X की वैल्यू कैसी आ गई, +5, यानी कि यहाँ स्टेट क्या है, +5, तो आप -1 से उसे कहाँ ले आए, +5 पे ले आए। तो बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट थी समझनी, मीडियम कैसा है। अगर एसिडिक मीडियम है तो बात अलग है, अगर एल्कलाइन मीडियम है तो बात अलग है, राइट? जेई एडवांस का सवाल है, आंसर क्या हो जाएगा, IO3-। ठीक है साहब, आगे बढ़े, चलो आगे बात करते हैं। ये देखो जरा, फिर से हलवा सवाल, ऑक्सीडेशन स्टेट तो फेवरेट है जेई का, और वो डीएनएफ ब्लॉक या पी ब्लॉक वालों में ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछता है। आपको ध्यान है मैंने पी ब्लॉक के PYQ करवाए थे, कितने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के सवाल आए थे। ऑक्सीडेशन स्टेट पे कमांड होना बहुत बढ़िया है। और बेटा ये देखो, आप बहुत कोई हाईफाई सवाल भी नहीं पूछ रहा, सब इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि सवाल कह रहा है इनमें से किस पेयर में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। फटाफट वीडियो को पॉज करके शुरू हो जाओ, फटाफट वीडियो को पॉज करो और शुरू हो जाओ। मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूं ताकि आपको सवाल दिख जाए एक बार। हाँ जी, हाँ जी, कर लिया ये वाला सवाल। आई होप आंसर आ गया होगा आप लोगों का। चेक कर लें क्या, फोड़ दिया कि फूट गए, नहीं हो पाया क्या? आई एम अज्यूमिंग मैक्सिमम बच्चे कर पाए होंगे। स्टिल बेटा आपकी क्या मिस्टेक्स हुई या क्या नहीं स्ट्राइक किया, लेट्स चेक इट आउट हियर। चलो अब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो मैंने पहले भी अभी इसी एक सवाल में बताई थी, तो मैं उतना तामझाम यहाँ लिखता नहीं हूं, हम तो यही बातों बातों में बातें कर देते हैं। मैंगनीज पे निकालनी है तो X मान दोगे उसे, ठीक है साहब। तो यहाँ पे क्या कह दोगे, X प्लस ऑक्सीजन कितनी है 2, और हर ऑक्सीजन पे होता है -2, नेट कितना हो गया 0, तो X की वैल्यू क्या आ गई 4, तो Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +4, राइट? सिमिलरली FeCl3 में अगर बात करोगे तो आयरन पे निकालनी है तो उसको X मान लेंगे, क्लोरीन 3 और हर क्लोरीन पे कितना मान लेंगे -1, आंसर क्या आ जाएगा टोटल 0 के बराबर। तो X - 3 यदि 0 के बराबर तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। तो बेटा जी यहाँ पे पेयर क्या बन गया, +4 और +3। ये तो मैं तुम्हें समझा समझा के बता रहा हूं, तब थोड़ा टाइम लग रहा है। तुम जब खुद पेपर में करोगे तो इतनी देर में तो तुम चारों ऑप्शन निकाल के बैठ जाओगे, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो MnO4-, तो बेटा मैंगनीज पे क्या मान ले, X मान ले, ऑक्सीजन पे 4 मानते हैं, एटम्स हैं क्योंकि, और हर ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, और नेट चार्ज कितना होता है -1, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी +7।
तो Mn पे तो आ गया +7, और CrO2 Cl2 तो ये तो अभी अभी किया था थोड़ी देर पहले, +6 आ रहा था इसमें, है ना। तो यहां क्या हो गया, +7 और +6। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आंसर तो यही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं बाकी, भाई 4 ऑप्शन है, कुछ भरोसा नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते, IIT का पेपर है ये, राइट। लग रहा है, लेट्स सी। मैं लॉजिक भी बताऊंगा तुम्हें मुझे क्यों लगा, देखते हैं पहले। यहां देखो जरा, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, इस कॉम्प्लेक्स की, तो आयरन को मान लेंगे x, साइनाइड है 6 और हर किसी पे होता है -1, और ओवरऑल चार्ज कैसा है -2। तो x -6 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, +4 आ गई। तो यहां तो आ गया +4। अच्छा, कोबाल्ट वाले केस में देख लो, x मान लेते हैं कोबाल्ट पे, साइनाइड है 6, हर किसी पे -1, और नेट चार्ज कितना है -3। तो हमने बोला x -6 की वैल्यू -3 के बराबर, तो x की वैल्यू +3 के बराबर आ गई, तो यहाँ क्या आ गया +3। तो +4, +3 यहाँ, +4, +3 यहाँ, +7, +6 वहां। मेरी उम्मीद अभी भी बन रही है, अभी भी बन रही है। आगे देखते हैं भाई, देखो ध्यान से, निकल पे x मान लो, क्लोरीन पे, हर क्लोरीन पे -1, और ओवरऑल चार्ज हो गया -2। तो x -4 की वैल्यू यदि -2 है, तो x की वैल्यू +2 आ जाएगी, तो निकल पे क्या आ गया +2। यहां पे बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड CO कैसा लिगेंड है आपका, 0 चार्ज होता है इस पे, राइट। अगर 0 होता है तो निकल में क्या स्टेट हो जाएगी, 0। हमने डिस्कस भी करी थी ये बात, जब पाई एसिड लिगेंड्स के साथ वो कनेक्टेड होता है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देता है। तो यहां हो गया +2 और 0, और इसी के साथ जो मैंने सोचा था वही हो गया। मुझे लग रहा था आंसर ये होना चाहिए, और आंसर यही आया भी। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा था क्या, बिना पेन चलाए तुम बोल सकते थे क्या आंसर हो सकता है? सोचना जरा, बिना पेन चलाए क्या आप इस सवाल में बोल सकते थे क्या कि ये आंसर हो सकता है? बेटा देखो कैसे, बेटा Mn और क्रोमियम की बातें हो रही हैं। आपको अच्छे से पता है मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, और क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +6 होती है। अगर मैंगनीज की मैक्सिमम स्टेट +7 और क्रोमियम की मैक्सिमम स्टेट +6 हो गई, तो बेटा ये तो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही तो है, इससे ज्यादा हाईएस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। और मैंगनीज +7 शो करता है, इसके आगे डी ब्लॉक में कोई और +7 शो करता ही नहीं है, ये भी बात है, राइट। तो इसलिए मुझे लग रहा था बी आंसर होना चाहिए, पर ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पाते तो ये चीजें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। आप सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा टाइम आपको उसमें भी नहीं लगेगा। आंसर क्या आ गया, बी। दिस इज द पेयर विच वेयर एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कूल, ऑल राइट। इफ दिस इज देयर, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following pair of compound is expected to exhibit same color in aqueous solution? बेटा सवाल आपको कह रहा है कि इनमें से कौन से पेयर में कलर सेम होगा। तो भाई हमने ऐसे कोई रटे तो है नहीं, कहाँ क्या कलर होता है, कहाँ क्या कलर होता है। हमें तो एक कंडीशन पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर शो करने के लिए जो सिचुएशन होती है, दैट इज योर डी ट्रांजिशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो सिचुएशन होती है, दैट्स योर डी ट्रांजिशन। और डी ट्रांजिशन के बाद मुझे ये बात भी समझ में आती है कि डी ट्रांजिशन के लिए एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि डी सबशेल शुड हैव, डी सबशेल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो अब मैं ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूं क्या कि जिन दो कंपाउंड्स के डी सबशेल में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या उनमें कलर भी सेम हो जाएगा? जिन कंपाउंड्स के डी सबशेल में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हम कह देंगे वहां कलर भी सेम आ जाएगा, राइट। तो बस फिर 4 ऑप्शंस हैं, चेक कर लो। कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करो, कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें सबके आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल के चेक करिए किसके अंदर सेम कलर हो सकता है। जल्दी 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 चेक करो। मैं फ्रेम से बाहर इसीलिए आया हूं ताकि तुम पूरा सवाल ढंग से देख सको। इनमें से कौन से पेयर में सेम कलर आ रहा है? Which of the following pair is expected to have the same color? Which of the following pair is expected to exhibit same color? हाँ जी बच्चों, आई गेस कर लिया होगा आप लोगों ने सवाल ट्राई, करें डिस्कस। ठीक है साहब, आओ क्या करना है, एक एक ऑप्शन करके ट्राई करते हैं, एक एक ऑप्शन। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं तरीके से बता रहा हूं, आप लोग समझना कि इस सवाल को अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या हो सकती है, कैसे सोचना होता है सवाल, राइट। हमने एक ही बात बोली, हमने एक ही बात क्या बोली कि कलर इज एग्जिबिटेड ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। इन कंपाउंड्स में जो कलर है
वो किस वजह से आता है, डी डी ट्रांजिशन की वजह से आता है। ये तो हो गई पहली बात, ठीक है। नाउ एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो हमने पढ़ी है वो ये है कि डी सब शेल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए डी सब शेल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जनरली, है ना। बाकी एमिनोफोर माइनस डाइक्रोमेट वो तो एक्सेप्शंस ही हैं, बट हाँ जनरली चेक करते हैं। अब हमने क्या सीखी बात, पहले ए ऑप्शन ट्राई करता हूं मैं। ए ऑप्शन देखना जरा, FeCl3 और CuCl2। बेटा मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ क्या कि मेरे पास दो आयन्स हैं, एक है Fe3+ और एक है Cu2+। इतनी बात समझ में आती है क्या, है ना। अच्छा, अगर Fe3+ है तो मुझे अच्छे से पता है कि आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 यहां से चले जाएंगे, एक यहां से चला जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3d5 4s0। अगर 3d5 4s0 हो गया तो मैं बोलूं Fe3+ में डी में कितने डब्बे होते हैं एक्चुअली, 5। बेटा डी में कितने डब्बे होते हैं एक्चुअली, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैं इसको डब्बे बोलता हूं, 5 ऑर्बिटल है, 3d5 है, मतलब हर किसी में मैं कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रख लूं, एक एक रख लूं, तो मेरे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। ऑल राइट, ठीक है। Cu2+, अब सेम कलर आने की कंडीशन क्या होगी, सेम कलर जब आएगा दोस्त, जब दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सेम, है ना। ठीक, Cu2+ की बात करते हैं। तो भाई अब मुझे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या, तो मुझे पता है कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन तो होता है 3d10 4s1। बोलो होता है, याद हो गए अब तो ये। अगर कॉपर का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। कॉपर +2 क्या हो जाएगा, 3d9 4s0। हाँ या ना, हाँ या ना, 3d9 4s0। बेटा अगर ये 3d9 4s0 होगा तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, s में तो कुछ है ही नहीं। d में कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन, d के 9 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जरा एक बार देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, राइट। d में 9 भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक। तो बेटा यहाँ है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन और यहाँ है 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। बताओ बात बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो ए तो हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट। आगे बात कर लेते हैं, बी ऑप्शन पे चलते हैं। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं आपसे, तो बेटा यहाँ वैनेडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ वैनेडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वैनेडियम पे अगर x मानोगे, ऑक्सीजन पे -2 मानोगे, पर क्लोरीन पे -1 मानोगे, ओवरऑल को 0 मानोगे, तो x -2 -2 यानी कि x -4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, +4। वैनेडियम पे कैसा चार्ज आ रहा है, +4, और कॉपर पे कैसा आ रहा है, +2। वैनेडियम पे कैसा आ रहा है, +4, कॉपर पे कैसा आ रहा है, +2। देखो ध्यान से, वैनेडियम पे +4। बेटा वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, याद करो, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, मतलब 3d3 4s2। वैनेडियम पे +4 कैसा आएगा, 2 यहां से गए, 2 यहां से गए, क्या बचा, 3d1। अगर 3d1 बचा तो बेटा मैं बोलूं क्या, यहाँ पे d में डब्बे तो भले ही 5 होने वाले थे, d में डब्बे भले ही 5 होने वाले थे, बट अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास सिर्फ कितना है, 1। ठीक है साहब। अब CuCl2 की बात करते हैं, तो कॉपर पे क्या आ गया, +2। अगर कॉपर पे आ गया +2 तो बेटा अब ध्यान से सोचो, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी डिस्कस किया है पिछले ऑप्शन में, 3d10 4s1 होता है क्या। और अगर कॉपर पे +2 डाला तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 3d9 4s0 रह जाएगा। और 3d9 4s0 तो ये रहा। अगर 3d9 4s0 की बात करनी है तो यहां भी कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1। कैसे पता, ये रहा। अगर यहां भी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन और यहां भी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो बेटा जी यही है वो ऑप्शन जहां पे आपको क्या मिलेगा, सेम कलर। क्योंकि हमने क्या बोला था, अगर सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेम ही क्या एग्जिबिट होगा, वहां पे कलर एग्जिबिट होगा। बोलो बात सही है क्या, ठीक है। अब सी और डी ऑप्शन भी ट्राई करके देख लेते हैं, तसल्ली के लिए, मल्टीपल करेक्ट ना हो ये सवाल। तो देखो जरा, अगर आप सी ऑप्शन ट्राई करोगे तो VOCl2 तो आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, VOCl2 के केस में तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही आएगा। Fe2+ चेक करना है, यहां पे आपने Fe3+ चेक किया था। सोचो Fe2+ क्या होगा, तो बेटा Fe2+ क्या 3d6 के बराबर होगा,
Fe2+ किसके बराबर होगा? 3d6, मतलब 5 ये और एक और यहां आ जाएगा, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4। बेटा 1 और 4 का कोई मेल है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। डी में देख लो, Fe पे क्या है? डी में देखें अगर तो बेटा जी Fe2+ है और नीचे वाले पे Mn2+ है। Fe2+ का मतलब है 3d6 और Mn2+ का मतलब है 3d5, आया ना? Fe2+ का मतलब है 3d6 और Mn2+ का मतलब है 3d5। बेटा 3d6 का मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? ये 5 और छठा यहां भरा जाएगा, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। Fe2+ में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 4। जबकि Mn2+ में 3d5 है, 5 है, मतलब यही कॉन्फ़िगरेशन होगा। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 5। बेटा क्या यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आए? यहां भी सेम नहीं आए, यहां भी सेम नहीं आए। अगर यहां भी सेम नहीं आए तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। बताओ ये वाले सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका समझ में आया? ये वाले सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका समझ में आया? बताओ आगे से कर लेंगे। जो बच्चे कर पाए थे वेरी गुड, जो बच्चे नहीं कर पाए थे बेटा अब ध्यान से देख लें क्वेश्चन कैसे करते हैं। बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी, राइट? इजी प्लीजी लेमन स्क्वीजी है ये, राइट? EPLS। आगे बढ़े, चलो चलो साहब आगे बात करते हैं। फिर अगर आगे बात करते हैं तो ये आ रहा है तड़कता भड़कता इंटीजर टाइप सवाल आपके लिए। ये भी जेई ने पूछा है, तड़कता भड़कता इंटीजर टाइप सवाल। क्या कह रहा है सवाल? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन द प्रोडक्ट ऑफ एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2। सोचो सवाल आपको क्या कह रहा है? आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है Mn का, कब? जब आप ऑक्सीडेटिव फ्यूजन कराते हो MnO2 का। बेटा फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करके देखना, फटाफट से अटेम्प्ट कर लो, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी, जल्दी जल्दी। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी देखो। इजी क्वेश्चन है बहुत, आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। जैसी चीजें स्ट्राइक कर जाएंगी काम बन जाएगा अपना, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। लेट्स सी कितने बच्चे इसको सही करके आते हैं। हाँ जी, कर लिया ये वाला सवाल अटेम्प्ट? करना ही क्या था? MnO2 था, किससे रिएक्शन कर रहा है आपने? एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन मतलब एल्कली के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। फ्यूजन का मतलब ये आपने एक्चुअली कैसा लिया था? फ्यूज्ड स्टेट में लिया था, मोल्टन स्टेट में लिया था। क्या बन गया था? K2MnO4 बन गया था दोस्त, याद कर। अगर K2MnO4 बन गया था तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम मैंगनेट। इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम मैंगनेट। और यहां Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +6। Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +6। सो सिंपल, सही बात है। चलो जी, अगर Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6 तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटीजर टाइप सवाल था, आंसर विल बी 6। अब बताओ बेटा इतना इजी क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, और जिस साल ये पूछा गया था ना, जिस साल ये पूछा गया था ना उस समय भी इंटीजर टाइप 6 नंबर के हुआ करते थे दोस्त। बताओ 6 नंबर में ये पूछ लिया हलवा, 6 नंबर में ये पूछ लिया भाई। और क्या सोच रहे हो? तुमसे तुम्हारा नाम थोड़ी पूछ लेगा। मैं बार बार ये डायलॉग रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि बेटा जितना हम पढ़ रहे हैं उतना बहुत ज्यादा सफिशिएंट, अगर ढंग से पढ़ लिया तो हमसे सारे सवाल बन जाएंगे, राइट? हो सकता है एक आध जगहों पे आपको लगे सर ये बात तो हमने नहीं पढ़ी थी या हमें नहीं पता थी, तो बेटा मैंने आपको हमेशा बोला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कभी कभी सरप्राइजेस या शॉक्स दे देती है, तो उसको इंफॉर्मेटिव चीज मान के अपने नोट्स में ऐड कर लो, है ना? क्योंकि हर चीज हर कोई नहीं बता सकता है। आप एक रेफरेंस, एक करिकुलम फॉलो करके चलते हो, बट अगर जेई वाला कुछ अतरंगी बात ही पूछ लेता है तो हम उसको फिर क्या करते हैं? एक इन्फॉर्मेशन मान के अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं कि ठीक है ये इन्फॉर्मेशन शायद मेरे लिए नई है, ये मुझे भी पता चल गई, मैं ध्यान रखूंगा आगे से, राइट? आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन हमें करना है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखना जरा। रिडक्शन ऑफ द मेटल सेंटर इन एक्वस परमैंगनेट आयन इन्वॉल्व्स। आपके पास में जो परमैंगनेट आयन है उसके रिडक्शन अगर आप करते हो
तो क्या होता है, ध्यान से देखें, सवाल को फटाफट समझें, अटेम्प्ट करें वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, एक्वस पर मैंगनेट आयन है, कर लिया होगा ये आप लोगों ने ये सवाल। बेटा ये इसने आपसे क्या पूछ दिया, आपको याद है मैंने आपको बताया था MnO4 माइनस एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब खुद तो रिड्यूस होता है, सामने वाले को क्या करने की कोशिश करता है, ऑक्सीडाइज करता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि MnO4 माइनस बेटा तीनों मीडियम्स में काम करता है। MnO4 माइनस आपका तीनों मीडियम्स में काम करता है, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है आपका, डाइक्रोमेट आयन जो है वो एसिडिक मीडियम में इफेक्टिव काम करके देता है, जबकि MnO4 माइनस हम तीनों मीडियम में पढ़ते हैं। अगर तीनों में पढ़ते हैं तो ध्यान से देखें, हम बोलते हैं अगर MnO4 माइनस तीनों में काम करता है तो पहले आप देखो इसके एसिडिक मीडियम की बातचीत। अगर आप एसिडिक मीडियम की बात करते हो तो MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, Mn2 प्लस में, राइट। अगर आप न्यूट्रल मीडियम की बातचीत करते हो, अगर आप न्यूट्रल मीडियम की बातचीत करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Mn4 प्लस में। और अगर आप बेसिक मीडियम की बात करते हो तो फिर बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn6 प्लस में, है ना। अब बेटा n फैक्टर यहां पे कितना है, +7। ये आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तो कौन बताता है मुझे, n फैक्टर ही बताता है। अगर n फैक्टर बताता है तो मैं +7 से +2 चला गया, मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 5। और ऊपर से यहाँ मैंगनीज का एटम भी कितना है, एक ही है। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 5 इलेक्ट्रॉन। मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट लाइक दिस कि हेयर चेंज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड इन एसिडिक मीडियम। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 5 इलेक्ट्रॉन का इन एसिडिक मीडियम, राइट। अच्छा, न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 पे आ गया मैं, यानी कि मैं क्या बोलूं, 3 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम। और फाइनली +7 से +6 आ गए हम बेसिक मीडियम में, तो हमने बोल दिया 1 इलेक्ट्रॉन इन बेसिक मीडियम। एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया बेसिक मीडियम में। मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, AnB 246, AnB 2 की टेबल बताया था आपको, ठीक है साहब। तो अब मैच कर लेते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। सवाल कह रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एसिडिक मीडियम, 5 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम, 5 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम, 5 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मीडियम, 5 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम। एक ऑप्शन तो मैच कर गया। अभी सिंगल करेक्ट है मल्टीपल करेक्ट है हमें नहीं पता, चेक कर लेते हैं, बाकी चीजें भी हैं हमारे पास। 3 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम, बेटा ए ऑप्शन भी मैच कर गया, देखो खरबूजा निकला ना। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन इन बेसिक मीडियम, 1 इलेक्ट्रॉन इन बेसिक मीडियम का ऑप्शन ही नहीं है। तो इस सवाल के 2 आंसर्स हैं, क्या क्या, ए और डी। बोलो समझ में आई बात, क्या किया मैंने, कुछ अलग किया गया भाई साहब, जो बातें पता थी बस उसी को रीआइटरेट कर दिया, इजी थी बातें, है ना। अगर बातें इजी थी तो बन गया ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। आगे बढ़ जाएं, चलो साहब अगर आगे बढ़ जाएं तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना ज्यादा टाइम निकाले। ये अच्छा सवाल है, देखो जरा, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा पाते हैं इसके अंदर। ये दिमाग लगाने का सवाल है वाकई में। लेट्स सी कितने बच्चे अपना दिमाग खोल के सवालों को सॉल्व करते हैं और कितने बच्चे इस क्वेश्चन में दिमाग लगा पाते हैं। मैं थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट हो जाऊं कि मैं स्क्रीन पे भी देख पाऊं और तुम लोग सवाल भी समझ पाओ। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है द कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड, the color of the light absorbed by an aqueous solution of CuSO4 is, CuSO4 कोई भी जो कलर देता है वो कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब करके कलर देता है। बेटा इसमें ना 2 बातें हैं, सवाल अटेम्प्ट करने के लिए हिंट सुन लो। एक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि CuSO4 का कलर होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। अब वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा तब ये ब्लू कलर देगा, तो दिमाग लगाना होगा कि भाई जो कलर हमें दिखता है वाकई में नेचर में दिखता है वो एमिटेड कलर है कि एब्जॉर्ब्ड कलर है। अगर एमिटेड है तो एमिट कैसे हुआ होगा, तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, अटेम्प्ट करके देखो जल्दी जल्दी जल्दी। बच्चे जब कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील सुन रहे थे तो बच्चे कहते हैं अरे यार ये सर कुछ कुछ अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज बताते रहते हैं, ये कोई पूछता थोड़ी है। देखो भैया JEE 2012 में ही आ गया सवाल,
तो हर चीज इंपॉर्टेंट होती है जो हम डिस्कस करते हैं। फटाफट से अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हाँ जी, आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा ये सवाल अटेम्प्ट। हम डिस्कस करें। बेटा देखो, सवाल कह रहा है CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है। CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रेटेड सॉल्यूशन, बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है। ये बात हमें 9वीं 10वीं से पता है ना? अगर ये बात हमें 9वीं 10वीं से पता है तो आप सोचो, जो CuSO4 का कलर आपको दिख रहा है ब्लू, वो कैसे आएगा? वो ब्लू कलर जब आएगा वो क्या होगा? वो एमिटेड कलर होगा। याद कर लो वो दिन जब मैंने तुम्हें समझाया था कि बेसिकली होता क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ग्राउंड स्टेट में है, अगर उसे कोई एनर्जी बाहर से मिलती है वो किधर चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कोई वेवलेंथ या कोई फ्रीक्वेंसी या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, पर एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल तो नहीं है, लौट के वापस कहाँ आना चाहेगा? अपने घर आना चाहेगा। जब लौट के वापस घर आना चाहेगा तो इस समय कोई वेवलेंथ या कोई फ्रीक्वेंसी या कोई एनर्जी वो क्या करेगा? एमिट करेगा। जो वो एमिट करेगा वो आपको दिखाई देगा, पर वो क्या एमिट कर रहा है? वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसने क्या एब्जॉर्ब किया है उसके। वो क्या एमिट कर रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसने क्या एब्जॉर्ब किया है उसके। तो सर ये हमें कैसे समझ में आएगा? तो बेटा जी आपको मैंने एक कलर व्हील समझाया था, जिसको मैंने कहा था सुदर्शन चक्र बोल सकते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील के नाम से। बोलो, समझाया था? कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील समझाया था। क्या समझाया था? देखो याद याद करो ध्यान से, वो दिन भूलते बहुत हो यार तुम लोग। एक तो देखो ध्यान से, विबग्योर बोलते थे हम। मैंने कहा था इंडिगो हटा दो बाकी लगा दो, वी के बाद में आई हटा दो बाकी लगा दो, है ना? ठीक है साहब। आपको दिख कौन सा कलर रहा है? तो ये आपकी पुरानी नॉलेज आपके काम आ रही है, ब्लू। बेटा जी अगर ब्लू दिख रहा है तो मैंने कहा था जो दिखता है उसकी ऑपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड होता है। चाहे एब्जॉर्ब्ड होगा तो एमिट होगा, एमिट होगा तो एब्जॉर्ब्ड होगा। तो अगर ब्लू दिख रहा है तो बेटा जी यहाँ पे क्या आया होगा? ऑरेंज। अब ध्यान से ऑप्शन चेक करो, कोई ऑरेंज का ऑप्शन है? ऑप्शन है ऑरेंज रेड। ऑप्शन क्या है? ऑरेंज रेड। अगर ऑरेंज रेड है दैट मीन्स कि एक्चुअली इसका कलर कुछ इस रेंज में लाई कर रहा होगा, ब्लू ग्रीन के बीच में। तो यहाँ कलर कौन सा लाई कर रहा होगा? ऑरेंज रेड। हमें तो क्लोजेस्ट ऑप्शन टिक करना है। हमारा काम किससे चल गया बताओ? सुदर्शन चक्र ने हमारी मदद कर दी कि नहीं कर दी? हमारा आंसर क्या आ गया? ऑरेंजिश रेड आ गया आंसर। आसान था। तो बताओ, इस पे भी सवाल आ गया। इस पे भी, यहां तो कोई फंडा ही नहीं था, ये तो याद करने की एक ट्रिक थी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर बच्चा क्या करता है, जब उसको ये बात नहीं पता होती ना, तो वो बच्चे क्या कहते हैं? वो कहते हैं सर ये तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आ गए, इसीलिए तो हमें इनऑर्गेनिक पसंद नहीं है। तो लाला इसीलिए तो हम हैं, असंभव को संभव करने के लिए। अब ये बातें तुम्हें पता होंगी तो बताओ, ये एक्सपेरिमेंटल थोड़ी लगेगा सवाल। ये सवाल तो फटफट बनेगा फिर, राइट? आगे बढ़े, चलो आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो पहले ये सवाल करो। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सवाल ने आपको क्या बोला है? सवाल ने एक लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स दी है। सवाल ने क्या बताओ इन रिएजेंट्स में से कौन कौन एक्वस आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर सकता है? इन रिएजेंट्स में से कौन कौन एक्वस आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर सकता है? एक्वस आयोडाइड टू आयोडीन, चेक कर लो जरा। कौन कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है I2 को, I माइनस को I2 में, I माइनस को I2 में? ध्यान से सोचो, जल्दी सोचो। कौन कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है I माइनस को I2 में? वीडियो को पॉज करें, सवाल को अटेम्प्ट करें, जल्दी ट्राई करें। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये शो करेगा कि आप लोगों ने कितना ढंग से चैप्टर में रिएक्शंस को समझा है। ये उसी बात का प्रूफ है कि कितना ढंग से आपने रिएक्शंस को समझा है, और कोई बात नहीं है। कितने रिएजेंट्स है भाई तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रिएजेंट्स हैं।
आपको बताना है इनमें से कितने रिएजेंट्स एक्वस आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आप चाह ये रहे हो कि कोई रिएजेंट हो जो आई माइनस के साथ में रिएक्ट करे और क्या दे दे I2, और खुद कुछ बनाएगा अपना जो बनाना चाहेगा। यानी कि थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सवाल को सोचना कैसे होता है वो समझते हैं। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या इसका ऑक्सीडेशन करना है? यदि मैं चाहता हूं यहां ऑक्सीडेशन हो तो यहां क्या हो? यदि मैं कह रहा हूं वहां ऑक्सीडेशन हो तो यहां क्या हो? रिडक्शन। मतलब आपको क्या चूज करने हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चूज करने हैं इनमें से, और वो भी ऐसे जो आयोडीन को -1 से 0 में ले जाए। आयोडीन को -1 से 0 में ले जाए। तो बेटा ध्यान से सोचते हैं, ऑप्शंस देखो जरा। एसिडिफाइड K2Cr2O7, बेटा ये तो करता ही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I- को I2 में ले जाता है, ये तो मैंने लिखवाया है बकायदा तुम्हें नोट्स में, है ना। एल्कलाइन KMnO4, बेटा ये क्या है आपका? ये खरबूजा है। ये क्यों खरबूजा है? ध्यान से देखना मेरी बात को। इसको मैं खरबूजा क्यों कह रहा हूं? इसको बेटा मैं खरबूजा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तो एल्कलाइन है ना दोस्त। एल्कलाइन चीजें कैसे काम करती हैं? एल्कलाइन चीजें कैसे काम आ सकती हैं? एल्कलाइन तो क्या करेगा? IO3 माइनस में लेके जाएगा, I2 में नहीं लेके जाएगा, IO3 माइनस में लेके जाएगा। CuSO4 चलो ठीक है कर सकता है, Cu+2 है, खुद तो Cu में चला जाएगा या Cu+ में चला जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज। आप याद करो मैंने आपको रिएक्शन भी करवाई थी कि Cu जो है, हमने कहा था फ्लोरीन जो है वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैलाइड्स नहीं बनाता, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही बनाता है। पर हमने कहा था कॉपर के साथ फ्लोरीन भले ही लोअर ग्रेड का हैलाइड बना ले, पर वो I- को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। कॉपर +2 I- को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। Cu2I2 पढ़ा था हमने वहां पे, याद है? मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम ये बात बताई थी। चमकती नहीं है बहुत सारे बच्चों को, सही जगह पे अगर सही चीज दिमाग में आ गई तो इसको टिक कर दोगे, नहीं तो बच्चे कहते CuSO4 काय बात का एजेंट है सर, इसको हटाओ यहां से, और हंसते खेलते सवाल गलत। तो K2Cr2O7 करेगा काम, CuSO4 करेगा काम। H2O2 तो भैया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों है, ये तो हर चीज में साथ रहता है। क्लोरीन, बेटा याद करो जब पी ब्लॉक में हैलोजन फैमिली पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि एक छोटा हैलोजन अपने से बड़े एटॉमिक नंबर वाले हैलोजन को इजीली क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। जहां पे मैंने कहा था कि ये जो X है इसका जो एटॉमिक नंबर है, ये जो X है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर से क्या होना चाहिए? ज्यादा। ये लाइन पढ़ाई है मैंने एज इट इज हैलोजन में ग्रुप 17 में, कि हैलोजन अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले हैलोजन को इजीली क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो क्लोरीन भी जीत गया। ठीक है साहब, 1 2 3 4 आंसर तो आ गए अभी तक, हमें टोटल 9 में से सिलेक्ट करने हैं। O3 बेटा नेसेंट ऑक्सीजन देता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो करना ही है काम हमारा। FeCl3 भी कर देता है बेटा, Fe+3 में, Fe+3 से +2 में चला जाएगा और खुद यहाँ पे क्या कर देगा आपका I- में चला जाएगा। अच्छा ठीक है साहब। HNO3 आपका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है, नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5 में, खुद रिड्यूस हो जाएगा, इसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा Na2H2O3, बेटा Na2H2O3 काम नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं काम आ पाएगा? बेटा Na2H2O3 तो I2 के साथ में रिएक्ट करता है ना, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये तो आयोडीन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, और खुद क्या होगा? टेट्राथाइनेट में ऑक्सीडाइज होगा। आयोडीन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। आप तो कह रहे हो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दे। Na2H2O3 तो जाना माना रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो काम आ ही नहीं सकता। तो आपके आंसर में कौन कौन आ गया? 1 2 3 4 5 6 7। सो व्हाट इज योर आंसर हियर? 7। व्हाट्स योर आंसर हियर? 7। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, 6 मार्क्स दिला के जाता है, 6 मार्क्स दिला के जाता है। ये अच्छा सवाल, चलो मैं मान लेता हूं कि यहाँ जो 6 मार्क्स आए होंगे मेहनत के आए होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इतनी सारी बातें पता होंगी तभी ना जाके सवाल अटेम्प्ट होगा। अब देखो अगर ये पी ब्लॉक का ये पॉइंट नहीं पढ़ा होता तो यहां हम फंस जाते, ठीक है। अगर आपने डी ब्लॉक का ये पॉइंट ध्यान से नहीं पढ़ा होता कॉपर वाला, तो यहां फंस जाते Cu2I2 वाला। इस तरीके से चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर आपने ये बात नहीं ध्यान से सोची होती कि I2 के साथ Na2H2O3 रिएक्ट करता है, I- के साथ थोड़ी रिएक्ट करता है, हमारे दिमाग में क्या कीड़ा होता है, हमें ये पता होता है अच्छा 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 Na2H2O3 को तो हाइपो कहते हैं, हाइपो तो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो लाला हर आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं कर जाता है, आयोडीन के सॉलिड सोल्यूशन के साथ में रिएक्ट करता है, I- में कन्वर्ट करता है। I- के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर जाएगा। बच्चा दिमाग में ये नोशन बना के चलता है I- के साथ भी रिएक्ट करता है, I2 के साथ भी रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं है।
तो संभल के चलना है, सही है, ठीक है साहब। अगर ये बात समझ में आती है तो ये एक अच्छा सवाल था जो हमने करा। हम आगे बात करते हैं, आगे हम कैसे बात करेंगे, तो अगला सवाल हमें समझना है ये वाला। ये मैं कहूंगा 10वीं की नॉलेज का सवाल था, 10वीं की नॉलेज का। जब जेई में आया था तब भी हम यही बात कर रहे थे, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको 10th की एक रिएक्शन जल्दी से याद आ जाती है तो सिंगल करेक्ट सवाल है, पहले ही बता रहा हूं। 10वीं का सवाल, 10वीं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ते हैं हम वहां पे, वहीं से हो जाएगा ये तो। देखो जरा सवाल को ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अगर हाइड्रोजन गैस बनाएगा तो रिएक्शंस दी हुई हैं, सारी रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो, बताता हूं 12वीं में कहां पढ़ी है। ये दोनों तो बेटा पी ब्लॉक में पढ़ ली थी। HNO3 की ध्यान है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3 वाली हमने रिएक्शंस पढ़ी थी। ये बेटा मेटलर्जी में पढ़ ली थी, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, गोल्ड सिल्वर की मेटलर्जी बताया करते थे। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन कहीं देखी भी सी है क्या? अरे 10th क्लास में पढ़ी थी। सवाल कह रहा है बताओ इनमें से किसमें H2 बनेगा। पूरी पूरी रिएक्शन याद ना भी हो तो बेटा यहाँ पता है, एक तो आयरन का नाइट्रेट बनेगा, यहाँ कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो दोनों में NO2 गैस निकलेगी और साथ में वाटर। ठीक है साहब, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा सोडियम का गोल्ड के साथ में। ठीक है सर, यहाँ क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन याद करो, आपको पढ़ाई जाती थी। जिंक जब रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बना लेता है और साथ में क्या रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन गैस। 10वीं में पढ़ाया करते थे, ये क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट। तो बस इतनी सी बात अगर चमक जाती तो सवाल बन जाता, फिर तो कुछ था ही नहीं। सवाल ने इतना सही तो पूछा था। बोलो ठीक है, कर लेंगे, इजी था ये क्वेश्चन। अगर ये सवाल था इजी तो आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो ये सवाल करिए जरा, Which of the following ion has the maximum magnetic moment। ये भी एक वैरायटी कर लेते हैं, हमने मैग्नेटिक मोमेंट पे ज्यादा सवाल नहीं करे हैं जब पढ़ा था। तो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये जेई मेंस पे आ गया अपन, ये जेई मेंस पे सवाल आया था। मैग्नेटिक मोमेंट का सोचोगे कैसे सवाल, तो बेटा जी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, √n+2 बोहर मैग्नेटॉन होता है। √n+2 बोहर मैग्नेटॉन होता है, पर आपको उतना फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है, जिसमें जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसके डेसिमल्स में ही कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो मैं ये कहूं जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा। तो अगर जो मेरे पास 4 ऑप्शन है, अगर मैंने इन चारों में अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दिए तो क्या मेरा आंसर वहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो अगर मेरे को चारों ऑप्शन सॉल्व करने हैं तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इस वाली स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की गिनती करनी है, करना ही क्या है। और अब इससे ज्यादा तो अब और क्या बता देगा तुम्हें कोई। फटाफट वीडियो पॉज करके सवाल अटेम्प्ट करो, फटाफट, जल्दी जल्दी। Which of the following ion has the maximum magnetic moment? I am expecting आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए अभी तक बेटा। अगर अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पलट पलट के देखने पड़ रहे हैं, वो अभी तक दिमाग में समझ नहीं आए हैं, याद नहीं हुए हैं, तो फिर गड़बड़ है अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी, फिर अपन सिंसियरली नहीं कर पा रहे हैं काम, वहां सोचना पड़ेगा अपने को। सारे कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और फटाफट वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। हाँ जी, चलिए बात करते हैं। कैसे बात करेंगे, देखो Mn2+, टाइटेनियम 2+, सबकी बातें करनी है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। Mn का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। Mn का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s2। तो बेटा अगर Mn पे 2+ है तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे उस केस में, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3d5। अगर 3d5 हो गए और d के अगर मैं 5 डब्बे यहाँ बनाने लगूं तो बेटा ध्यान से देखना, क्या 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे क्या, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। अब आगे चेक करते हैं बाकियों में क्या सीन है। टाइटेनियम 2+, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d2 4s2 होता है क्या? अगर टाइटेनियम बेटा 3d2 4s2 होता है तो टाइटेनियम 2+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा, 3d2 बन जाएगा। अगर 3d2 बन जाएगा तो अगर मैं यहाँ d के 5 डब्बे बनाऊं तो बेटा जी 1 और 2, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सिर्फ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है साहब, Fe2+ की बात करते हैं। बेटा Fe हमारे पास क्या होता है,
3d6 4s2। Fe क्या होता है? 3d6 4s2। अगर Fe2+ बनाना है तो ये दो तो निकल गए, Fe2+ क्या हो गया? 3d6 हो गया। अगर बेटा ये 3d6 हो गया तो ध्यान से देखना जरा, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 5 डब्बे बना देते हैं पहले तो। 5 डब्बे आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। अगर हमें एक जैसा दिखने वाला बनाना है, आइडेंटिकल सीन, तो यहाँ लिख देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। आगे बात करें Cr2+। बेटा क्रोमियम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d5 4s1। क्रोमियम पे कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d5 4s1। अगर क्रोमियम पे +2 लगा दें तो एक s का निकल जाएगा, एक d का निकल जाएगा। कितना बचेगा? 3d4 बचेगा। अगर 3d4 बचेगा तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे लगा देंगे हम? 1 2 3 4। कैसे लगा देंगे? 1 2 3 4। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। अब सवाल ने क्या पूछा है? मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम ये कहते हैं क्या? मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट उसका होगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सबसे ज्यादा। जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सबसे ज्यादा। बेटा 5 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 4 यहां है और 4 ही यहां है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 5 इलेक्ट्रॉन है, बस बन गया काम अपना, कुछ बचा ही नहीं अब तो। राइट? ठीक है साहब, इजी था ये क्वेश्चन। बताओ फोड़ देंगे कि फूट जाएंगे? ऐसा सवाल करना तो बहुत आसान है भाई। अगर ऐसा सवाल करना बहुत आसान है तो बेटा चलो अगला सवाल करते हैं। देखते हैं बच्चों को ये कितना अच्छे से समझ में आया था। देखते हैं बच्चे को ये कितना अच्छे से समझ में आया था। इसमें पेन नहीं उठाएगा कोई, कसम है तुम्हें अपनी अपनी IIT जेईई की एग्जाम की। अगर तुम लोगों ने पेन उठा लिया तो बिना पेन उठाए आंसर करना है इस सवाल को। बिना पेन उठाए, लिटरली कह रहा हूं, बिना पेन उठाए। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम याद करो। लेंथेनॉइड सीरीज, पहला एलिमेंट, सीने पर नदिया प्रेम की समाई। सीना है ये, सीना। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी? जल्दी जल्दी सोचो बेटा, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। बता दूं आंसर? बता दूं आंसर? बेटा जी आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। क्यों भाई? लेंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो सबको पता है, और सीरियम +4 में भी जा सकता है। हमने बात समझी थी ध्यान से, याद करो। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या पढ़ा था? 4f1 5d1 6s2। हमने कहा था +3 तो सारे ही शो करते हैं, तो +3 तो चलो ये शो कर ही देगा। ये वैलेंस शेल है ना, वैलेंस शेल है तो इसके ऊपर आगे जिनॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड होगा। पर जब ये +4 शो करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा? जिनॉन का, विच इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बट हमने कहा था ठीक है, ऑल्दो इसका +4 स्टेबल है, बट ये +4 भी विलिंग होता है +3 में जाने में। +4 भी विलिंग होता है वापस कहां जाने में? +3। क्योंकि खुद रिड्यूस होने के लिए विलिंग है, तो ये कैसे एक्ट करता है? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। कुल मिला के 100 बात की एक बात, +3 और +4 हमारे पास क्या होती है इसकी? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा था F ब्लॉक एलिमेंट्स पे मोस्टली सवाल जो पूछे गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे या ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे पूछे गए हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है। राइट? समझ में आया? तो बेटा जितने बच्चों को एक्चुअली पेन नहीं उठाने की जरूरत पड़ी, जिन बच्चों ने सिंसियरली लेक्चर्स को सुना है और जो सिंसियरली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू देम, कुडोस टू देम। राइट? चलो आप ही का फायदा है। क्योंकि आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये सवाल देखो जरा, दिखने में बहुत हाईफाई टाइप का सवाल लगता है पर बहुत सिंपल लॉजिक का सवाल है। अगर आपको एक छोटा सा पॉइंट याद है तो, बहुत सिंपल लॉजिक का सवाल है। अगर एक छोटा सा पॉइंट याद है तो जल्दी से करके सोचना कैसे करोगे इसको। हाँ जी, what would happen when a solution of potassium chromate is treated with an excess of dilute HNO3? बेटा बच्चे सोचते हैं सर हमें तो रिएक्शन ही नहीं ध्यान आ रही, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें यहाँ पे, कैसे कर दें इस चीज को। तो बेटा सोचो कुछ करना ही क्या है। आपको याद है मैंने एक पॉइंट सिखाया था, मैंने कहा था
क्रोमेट और डाइक्रोमेट क्या रहते हैं एक दूसरे के साथ? इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में रहते हैं। क्या रहते हैं एक दूसरे के साथ? इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में रहते हैं। एसिडिक मीडियम में यहां से यहां और बेसिक मीडियम में वहां से यहां। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, पोटेशियम क्रोमेट मतलब क्रोमेट आयन है। आपने इसको एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HNO3 में डाला, मतलब एसिडिक मीडियम में डाला, क्या बना? डाइक्रोमेट तो बन गया, और H प्लस का क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। हो गया सवाल सॉल्व। बताओ, करना ही क्या था? अगर ये पता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रोमेट आपका डाइक्रोमेट में कैसे जाता है? एसिडिक मीडियम में जाता है। क्रोमेट का डाइक्रोमेट बन जाएगा और H प्लस का क्या बन जाएगा? वाटर। हो गया काम, इजी क्वेश्चन था, राइट? समझ में आया? चलो, जो कर पाए बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हो पाया कोई बात नहीं, समझे बात को। ये अच्छा सवाल है, इसको ट्राई करें जरा। सवाल ने आपको वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस हर किसी का एटॉमिक नंबर भी दे दिया है कि बेटा अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, लिख के देख लो। आपको बताना है इनमें से किसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है। इनमें से किसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्राई करके देखना जरा, सोचना जरा क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी सोचिए थोड़ा। वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस। अप्रोच क्या यूज करेंगे भाई? अप्रोच क्या यूज करेंगे यहां पे? आसान सी अप्रोच होगी भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आईई के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड की बातें कर लेंगे और बातें करके देख लेंगे। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो भाई जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं इस सवाल को। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करें थोड़ा जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं इस सवाल को। हाँ जी, चलो करें डिस्कस। आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो देखो ध्यान से, मैं ना एक लाइन में लिख देता हूं, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस या आयरन, वट एवर इट इज। ठीक, चलो बेटा वैनेडियम क्या होता है आपका? 3d3 4s2, क्रोमियम 3d5 4s1, मैंगनीज 3d5 4s2 और आयरन 3d6 4s2। आया ना? है ना? अच्छा, अगर ये समझ में आया तो मैंने कहा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी जब ये किस में जाएगा? V प्लस में। ये जाएगा क्रोमियम प्लस में, ये जाएगा Mn प्लस में और ये जाएगा Fe प्लस में। इस दौरान जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इनका क्या होगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के दौरान का कॉन्फ़िगरेशन। सही बात है? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं यहां से, क्या बना? 3d3 4s1, 3d5 4s0, 3d5 4s2 फुलफिल्ड है। ये क्या हो गया? 3d5 4s1 और ये क्या हो गया? 3d6 4s1। मैंने आपसे यहाँ बात ही नहीं करी कि कहाँ एनर्जी ज्यादा लगी, कहाँ एनर्जी कम लगी, बिकॉज दैट्स नॉट माई कंसर्न। आई एम कंसर्न्ड अबाउट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट में कहाँ ज्यादा कहाँ कम मुझे मतलब नहीं, मैंने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, राइट? अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा। अगर एक एक और निकलेगा तो बेटा वैनेडियम पे अगर मेरे को +2 करना है तो क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से। अगर एक यहां से और एक यहां से, क्या बन जाएगा? 3d2। अच्छा, क्रोमियम पे +2 करना है तो भाई साहब सोचो, 4s में तो 0 ही है, 3d5 तो हाफ फिल्ड है बॉस, काफी स्टेबल है। तुम कह रहे हो एक इलेक्ट्रॉन और दे, आसानी से दे देगा? अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तोड़ देगा? नहीं तोड़ेगा। अगर नहीं तोड़ेगा तो ये करवाने के लिए तुम्हें क्या देनी पड़ेगी? काफी, तुम्हें देनी पड़ेगी काफी ज्यादा एनर्जी। अभी तक तो मुझे यही समझ में आया है, आगे बात करते हैं। अगर मैंगनीज प्लस है, मैं कहूं मैंगनीज पे +2 बनाना है, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालना और है, निकल जाएगा आसान से, क्योंकि उसके बाद तो मैंगनीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। मैंगनीज कहेगा मेरे से तो राजी राजी ले लो तुम इलेक्ट्रॉन, मैं तो हाफ फील्ड बन जाऊंगा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन देते, तो ले जाओ। Fe+2 कह रहा है कि ठीक है अभी मैं बिल्कुल स्टेबल तो नहीं हुआ हूं, बट D6 तक तो पहुंच गया हूं, कुछ कुछ करके बातचीत दे देगा। पर बेटा इन सब के अंदर सबसे ज्यादा जो नोटिसेबल मेहनत लग रही है तुम्हारी, वो कहां लग रही है? इस स्टेप में लग रही है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक कर रहे हो।
क्या कर रहे हो? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को खराब कर रहे हो। तो हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किस स्टेप में होगी? क्रोमियम के स्टेप में होगी। किस स्टेप में होगी? क्रोमियम। जबकि अगर तुम क्रोमियम के पहले के हालात देखते तो क्रोमियम ने पहला इलेक्ट्रॉन बड़ा खुशी खुशी दिया था, क्योंकि उसने कहा कि मेरे से एक इलेक्ट्रॉन लेते ही तो मेरे को तुम हाफ फील्ड कर रहे हो, ले जाओ, बहुत खुश हूं मैं। उसकी गृहस्थी बसी थी, वो खुशी के मौके में आया ही था, पर भैया फिर से ले लिया एक और इलेक्ट्रॉन। अब एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो काय बात की खुशी? उसका तो तुमने गृहस्थी उजाड़ दी, राइट? 3d5 में बड़ा खुश था, तुम तो उसको ले आए 3d4 में, खराब कर दिया तुमने तो उसका मामला। तो ठीक है साहब, हमने बोला काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा हो जाएगी? क्रोमियम की ज्यादा हो जाएगी। सही बात है, हाँ या ना? फील आई कि नहीं आई? ओके साहब, चलो आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो बेटा देखो, ऐसे फर्जी सवाल भी आते हैं पेपर में, ऐसे फर्जी सवाल भी आ जाते हैं। कैसा फर्जी सवाल है? फर्जी कोई सवाल नहीं होता, कहने का मतलब कितना आसान सवाल है। देखो जरा, कॉइनेज मेटल ही पूछ दिया है तुमसे। अब कॉइनेज मेटल तो पता होना चाहिए ना, जो सिक्के बनाने में काम आता है, कॉपर सिल्वर और गोल्ड। अगर कॉपर सिल्वर गोल्ड की बात है तो बेटा ये तो सीधा टिक हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कॉइनेज मेटल में क्या दिमाग लगाओगे? अब आपको पता है, याद है तो अटेम्प्ट हो जाएगा, और नहीं याद है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई सपना नहीं देके जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी का सवाल हो, रेडियस का सवाल हो, कोई प्रॉपर्टी का सवाल हो, तो चलो लॉजिक लगा ले, थोड़ा दिमाग चल भी जाए। अब यहां तो याद है तो ले लो, प्लस के 4 नंबर तुम्हारे लिए लगाए हुए बैठा है वो। नहीं याद है तो फिर तो बेटा आगे बढ़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंस है इनऑर्गेनिक की। बिना पेन उठाए +4 हो गया, ऐसे नहीं हो जाता। फिजिक्स मैथ्स में मर जाते हैं अपन सवाल करते करते, माइनस कितनी सारी करा लेते हैं, ऐसे नहीं नंबर आ पाते। पर समझ रहे हो? अनेकता में एकता, इनऑर्गेनिक की विशेषता, ध्यान रखना बेटा इस बात को। चलो अब ये देखो, ऐसे सवाल भी आते हैं कुछ। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe2+, ये 2+ जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में होना चाहिए था, प्रिंटिंग एरर है, ये कुछ इस तरीके का होगा। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe2+, कैसे बनेंगे Fe2+ में? कुछ नहीं करना है, तो हम इतनी देर से कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है। इसने अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, पेड नहीं पूछा, इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो Fe2+ क्या हो जाएगा भाई? Fe होता है 3d6 4s2। Fe2+ में क्या होगा? 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d6। अब ध्यान से देखेंगे, अगर वो कहता अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आप कहते 4, अगर वो कहता पेड इलेक्ट्रॉन तो आप कहते 2। उसने अभी कहा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तो उसने कुछ नहीं कहा, तो आपको सिर्फ डी इलेक्ट्रॉन टिक करने हैं। एक्स्ट्रा दिमाग अपनी मर्जी से मत लगा देना कि नहीं सर अनपेड इलेक्ट्रॉन की तो वैल्यू होती है, तो हम तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ही टिक करके आ गए। तो बेटा किसने कहा था? कौन बोला? किसी ने नहीं बोला, अपने दिमाग से करके आ गए ना। तो यहां पे क्या करना है, जो पूछा है एज इट इज वही टिक करे, 6। ऑल राइट, आगे बात करें। चलो अगर ये सवाल भी समझ में आता है तो बेटा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा, The lengthenide contraction is responsible for the fact that, फटाफट पॉज करो, 1 मिनट से कम टाइम में आंसर आ जाना चाहिए आप सबका। 1 मिनट से कम टाइम में आंसर आ जाना चाहिए आप सबका, फटाफट से चेक करें। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन। बेटा याद है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता था? एफ की पुअर शील्डिंग होती थी। एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से हम कहते थे कि यदि एटॉमिक साइज का तुम ऑर्डर चेक करो तो 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज लगभग कैसा हो जाएगा? 5D सीरीज के एलिमेंट जैसा हो जाएगा। हम बोलते थे 4D सीरीज के एलिमेंट का साइज लगभग किसके बराबर हो जाता था? 5D। और इसका सबसे मेजर एग्जाम्पल आपको पढ़ाया जाता था जिरकोनियम और हाफनियम, आपको बताया जाता था सिल्वर और गोल्ड, आपको बताया जाता था प्लैटिनम और पैलेडियम। हमारा काम जिरकोनियम हाफनियम पे क्यों सीमित है? क्योंकि वो सबसे फेमस एग्जाम्पल है, क्योंकि उस पर कई बार सवाल पूछा गया है। सवाल कह रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। उनकी रेडियस क्या हो जाती है? लगभग सेम हो जाती है, राइट? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है तो ये वाला क्वेश्चन भी देखना जरा। Which of the following factor may be regarded as the main cause of lengthenoid contraction? पिछले वाले सवाल में मैंने कहा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मुझे पता है, तुम मुझे एप्लीकेशन बता दो। यहां मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम मुझे बताओ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, या होता क्यों है। इनफैक्ट होता क्या है, ठीक है, होता क्यों है। सोचो, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना, ध्यान से, बहुत ध्यान से, गलती नहीं करनी है अपने को, बहुत ध्यान से। इनफैक्ट यहां जो तुम लाइन देख चेक करोगे वो लाइन मैं मेरे लेक्चर में बोल चुका हूं 2-3 बार, हम 2-3 बार उस लाइन को बोल चुके हैं अपने मुंह से। ध्यान से अटेम्प्ट करें, पढ़ें एक एक पॉइंट्स को सही से।
पेन चलाना ही नहीं है, पढ़ के ही समझ में आ जाएगा अगर आना होगा तो। हाँ जी, करें बात। भाई देखो, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। यदि आपसे कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कह रहा है बेटा, अगर आपसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कह रहा है तो आपका मतलब क्या है? आपका मतलब है सिंपल सी बात, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि 5f की वजह से अगर होगा तो वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा। तो पहली बात तो पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था क्या होती है पुअर शील्डिंग? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को ही पुअर शील्ड कर रहा होता है अपने वहां पे, एक दूसरे को भी ज्यादा शील्ड इफेक्टिवली वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो बेटा 5d तो वैसी पिक्चर से हट गया। अब बच्चे ये दोनों ऑप्शन, बेटा ये कह रहा है इफेक्टिव शील्डिंग। अरे काहे बात की इफेक्टिव? पुअर शील्डिंग। पढ़ो ध्यान से स्टेटमेंट, पुअर शील्डिंग ऑफ 1 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सबशेल। यहाँ पे क्या होता है, 4f में एक एक इलेक्ट्रॉन बाकियों को भी अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, पुअर शील्डिंग करता है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ा देता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण। राइट? समझ में आई बात? आसान है ना बेटा? बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में? जिन बच्चों ने रेगुलरली पूरा पढ़ा है, या जिनको भी अच्छे से चैप्टर समझ में आया है, या जो बच्चे सिर्फ रिवीजन पर्पज से आए हैं, क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आ रहा है चैप्टर के अंदर? कर पाएंगे ना इसके सवाल? बन जाएंगे अपने से क्वेश्चन? आगे बात कर लें? चलो आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो बेटा जी, आगे बात करने के लिए ये क्वेश्चन देखो। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे काफी सवाल पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे काफी सवाल पूछता है। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ल्यूटिहिटियम इज। मैंने आपको कहा था एफ ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन में, लेंथेनॉइड्स के कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें रटना कुछ नहीं है। मैं तुम्हें लॉजिक बताया था, मैंने तुम्हें समझाया था कि कैसे तुम एक एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो विद प्रॉपर दिमाग। कुछ रटने की जरूरत नहीं है। और ल्यूटिटियम तो क्या हुआ करता था लेंथेनॉइड्स का आखिरी एलिमेंट? क्या होता था यहाँ पे? क्या होता था यहाँ पे? याद करो। 4f में तो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते थे, डी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता था, और 6 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते थे, 6s में। ये होता था क्या कॉन्फ़िगरेशन? अगर ये कॉन्फ़िगरेशन होता था तो कौन से ऑप्शन में है? ये रहा ऑप्शन भैया। याद है तो सीधा टिक हो गया है ना? पक्की बात? समझ रहे हो? समझ तो खैर तुम जाते हो, अंडरस्टैंडिंग तो तुम हुई। अगर तुम लोग अंडरस्टैंडिंग इतने ज्यादा ही हो तो ये सवाल बता दो ना यार। देखिए कितनी अंडरस्टैंडिंग है। वो तो चलो लेटेस्ट ज्ञान था, ये देखें कितनी अंडरस्टैंडिंग का ज्ञान है। 4 successive members of the first row transition elements are listed below with their atomic numbers. Okay. Which one of them is expected to have the highest E naught M3 plus से 2 plus value? इनमें से किस में M3 प्लस से 2 प्लस हाईएस्ट होगा? मतलब इनमें से कौन +3 से +2 में जाना चाहेगा विलिंगली, इजीली? कौन जाना चाहेगा? सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो। ये ई नॉट और वैल्यू में बड़ी दूरियां आ गई है, इतनी दूरियां हमारी नॉलेज में नहीं आनी चाहिए, ठीक है? हाँ जी साहब, बताओ बताओ बताओ, क्या समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या कुछ? किया है कुछ? आ रहा है कुछ? तो करो यार फिर कुछ। सोचो सोचो सोचो, कैसे करोगे इस सवाल को? नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन दो। अगर तुम्हें ई नॉट वाला फंडे में फील आ गई थी, अगर तुम्हें ई नॉट वाला फंडा बढ़िया तरीके से समझ आ गया था, तो फिर तो ये क्वेश्चन में कुछ फंसना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ फंसना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। स्टिल अगर कुछ फंस भी रहा है तो फिर सोचो कहाँ फंस रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। यस, बताओ, कर लेंगे डिस्कस? हाँ जी साहब, कर ले डिस्कस।
देखो बेटा, सवाल आपको एक सिंपल सी बात कह रहा है, M3+ से M2+ जाना है, राइट? तो दो बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो हर केस में निकाल के देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहा है, जज कर पाएंगे। एक हमने लाइन सीखी हुई कि लेफ्ट टू राइट जाने पे ई नॉट की वैल्यू जनरली लेस नेगेटिव से मोर पॉजिटिव की तरफ जाती है, या मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाती है ना? मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव इज मोर एप्ट टर्म। तो बेटा अगर आप M3+ से M2+ की बात करोगे तो यहाँ देख लो, यहाँ लिख दो क्रोमियम का 3+ और यहाँ लिख दो क्रोमियम का 2+, यहाँ लिख दो आयरन का 3+ और यहाँ लिख दो आयरन का 2+, यहाँ लिख दो Mn का 3+ और यहाँ लिख दो Mn का 2+, ओके। यहाँ लिख दो कोबाल्ट का 3+ और यहाँ लिख दो कोबाल्ट का 2+। चलो समझते हैं बात को ध्यान से। क्रोमियम है 3d5 4s1। क्रोमियम क्या है? 3d5 4s1। अगर +2 लेना है तो एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा। काफी देर से बात कर रहे हैं 3d4 4s0। पर +3 लेना है तो एक यहां से जाएगा, दो यहां से जाएंगे। क्या बनेगा? 3d3 4s0, है ना? अच्छा, आयरन की बात करते हैं। आयरन +2 में तो 3d6 हो जाएगा और +3 में 3d5 हो जाएगा। अच्छा, Mn +2 में 3d5 होता है, +3 में कहाँ होगा? 3d4 में होगा। और कोबाल्ट +3 में क्या होगा? +2 में तो 3d7 होता है और यहाँ 3d6 होता है, राइट? अच्छा, अब भाई देखो, ये +3 से +2 अगर आप इन सारों को अरेंज भी करो एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, ये एक सीक्वेंस है जो सीरीज में होता है। तो देखो, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। उस हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए? कोबाल्ट होना चाहिए। और बेटा कोबाल्ट मेक सेंस एज वेल। वाई सो? बेटा क्रोमियम के लिए कोई बहुत एक्सेप्शनल वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि एक नॉर्मल चेंज आ रहा है, ठीक है? आयरन के लिए उतना फीजिबल चेंज होगा नहीं क्योंकि इसको अपना हाफ फील्ड छोड़ के जाना पड़ेगा, तो हाईएस्ट का तो सवाल ही भूल जाओ, ठीक है? Mn आना चाहता है, Mn आना चाहता है, बट उसके आगे आयरन भी और फिर कोबाल्ट है, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ये वैल्यू होगी फीजिबल, बट इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीजिबल नहीं होगी कि इसको भी बिगाड़ दे। तो फिर यहाँ पे एक नॉर्मल सीक्वेंस वाला ऑर्डर हम मान के चलते हैं कि कोबाल्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे सबसे आगे है और वैल्यू जनरली बढ़ती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। तो यहाँ पे कोई ऐसे कोई हटके ऑर्डर नहीं आ रहा जो हमने डिस्कस किया हो कि भाई वो ग्राफ में वैल्यू बहुत ऊपर ले जाता है। जैसे कॉपर की बात हमने करी थी कि कॉपर तो सारों को ही पछाड़ देता है अपनी सीरीज में और ई नॉट M2+ से M में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पहुंच जाता है। यहाँ नॉर्मल ऑर्डर चल रहा है, और अगर नॉर्मल ऑर्डर चल रहा है तो ठीक है, बात आसान है, कोबाल्ट हो गया आंसर, राइट? ठीक है साहब, अगर ऐसा है, अगर ये बात भी आपको समझ में आ गई है तो फिर हम बात कर लेते हैं आगे, ये वाला सवाल। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज, सारे एलिमेंट्स देखो ध्यान से, फिर सवाल को अटेम्प्ट करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज, बेटा लेंथेनॉइड्स हैं और लास्ट में नाइट्रोजन है, नॉन मेटल। पर क्या हमारा आंसर लेंथेनॉइड का अगर हमें एटॉमिक साइज का ऑर्डर पता हो तो शायद हमारा काम बन जाएगा? सोचो कैसे करोगे, पॉज करो वीडियो को और फटाफट अटेम्प्ट करो। हाँ जी, तो आई गेस आप लोगों ने सवाल पॉज करके अटेम्प्ट किया होगा। क्या करना है हमें? हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था, ये पढ़ी थी लेंथेनॉइड सीरीज। ये है ना लेंथेनॉइड सीरीज। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। तो बेटा हमने पढ़ा था नॉर्मली लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज शुड डिक्रीज, बट ये था जनरल। बट हमने बोला था यूरोपियम जो है, क्योंकि उसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वहां साइज क्या आ जाता है? सबसे ज्यादा। तो यूरोपियम जीत जाता है, बाकी एलिमेंट्स ठीक है नॉर्मल अपना ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो अगर आप बात करो यूरोपियम जीत जाए तो यूरोपियम एक में ही जीत रहा है, तो आंसर वैसे ही हो गया, बात ही खत्म हो गई, है ना? आंसर आ गया आपका। चलो साहब, अगर ये वाली बात आपको समझ में आती है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, और फिर देख लेते हैं कि आप क्या कर पाते हो। अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, तो बेटा जी देखना जरा ध्यान से, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू।
दिस वन इज द क्वेश्चन फॉर यू, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। थोड़ा सा समय लो, पॉज करो वीडियो को, अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, सीख जाओगे। इजी सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। रिएक्शंस का खेल है बस, रिएक्शंस का खेल है बस। हाँ जी, तो आई गेस आप लोगों ने सवाल अटेम्प्ट कर लिया होगा। डिस्कस करते हैं। थर्मल decomposition of an Mn compound X at 513 Kelvin results in compound Y MnO2 and a gaseous product। तो बेटा 513 केल्विन याद करो, हमने बात करी थी कि जो MnO4 माइनस है वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है 513 केल्विन पे, और ये किस में कन्वर्ट होता था? MnO4 2 माइनस में, MnO2 में और O2 में। हमने कहा था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, +7 से +6 +7 से +4, मतलब रिडक्शन रिएक्शन रादर देन डिस्प्रपोर्शनेशन, राइट। तो हमारे पास में x तो क्या हो गया ये, y क्या हो गया ये, राइट, मतलब सही बात है, x हो गया ये, y हो गया ये। अब MnO2 जो है आपके पास में वो NaCl के साथ रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में। तो बेटा याद करो, MnO2 अगर NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या देगा? ये देगा MnCl2 + Cl2 + Na2SO4। क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ते थे ये रिएक्शन, हम क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ते थे ये रिएक्शन। अगर क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ते थे तो बेटा ये कह रहा है कि MnO2 NaCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करके एक पंजेंट गैस देता है Z। तो ये अंडरस्टूड है, Z कौन सी हो गई? क्लोरीन। अगर Z हो गई क्लोरीन तो XYZ क्या हो गए? X हो गया KMnO4, Y हो गया K2MnO4 और Z क्या हो गया? Cl2। देख लो आंसर है क्या, ये रहा, KMnO4 K2MnO4 Cl2। ये सिर्फ 1 मिनट का खेल है आपके लिए, अगर आपको रिएक्शंस याद है तो। नहीं याद है तो फिर तो बेटा बैठे ही रहेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा सवाल, राइट। तो बेटा इस सब के साथ में हमने करे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ओवर। हमने पी ब्लॉक खत्म किया था, हमने बेटा डी एंड एफ ब्लॉक खत्म किया था। अब मैं आप लोग को लेके चलूंगा मेरे साथ में आखिरी चैप्टर पढ़ाने अपना, इनऑर्गेनिक का सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, हमारा सफर इसके बाद में खत्म होता है एक दूसरे के साथ में। इनऑर्गेनिक का आखिरी चैप्टर हमें शुरू करना है, सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैंने आपको पहले भी समझाया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में वो चैप्टर नहीं है, वो आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत काम आता है, बट जेई इस पे कई बार सवाल पूछ लेता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई अगर सॉल्ट सैंपल आपको दिया है तो उसमें किसका कैटायन है और किसका एनायन है। आपको रैंडमली कोई भी सैंपल पकड़ा दिया जाता है, आपको उस पर कुछ टेस्ट करके देखने होते हैं और आप पता लगाते हो कि इसमें एनायन कौन सा, कैटायन कौन सा। आप रेडिकल्स बोलते हो इनको अपनी लैब की लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, धुआंधार तरीके से खत्म करते हैं उसको अगली क्लास के अंदर। तब तक पढ़ के आइएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। जिन बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू नहीं करी है अलॉन्ग विद द सेशन, प्लीज डू दैट, है ना। रोज का काम रोज करना है, बैकलॉग बनने से रोकना है, ठीक है साहब। और मैंने बोला इनऑर्गेनिक में आपने देखा, अगर आपको चैप्टर आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो फटफट आंसर टिक होते हैं, राइट। अनेकता में एकता, इनऑर्गेनिक की विशेषता, नंबर नहीं गंवाने इसके अंदर, राइट। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।